तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू कर रहे हैं आज, जो कि पेपर 1 की पहली यूनिट है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि इसमें क्या-क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे टीचिंग। टीचिंग के अंदर क्या-क्या पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इसके लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं, शिक्षा के 3 स्तर होते हैं, मेमोरी, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है और कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग की। और उसके बाद लर्नर की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं ये भी हम देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट और अडल्ट लर्नर इन दोनों की, और इनके अंदर एकेडमिक, इनका सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, इन सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी लर्नर्स के हम देखेंगे। फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, ये जो फैक्टर्स हैं ये टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से, टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो इन सारे फैक्टर्स को हम डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड, इनके बारे में हम देखेंगे। ऑफलाइन, ऑनलाइन मेथड, जैसे कि ऑनलाइन में स्वयं प्रभा, मूक, इन सब मेथड्स को हम देखेंगे। उसके बाद टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में हम क्या क्या देखेंगे, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड, इन तीनों के बारे में जानेंगे। और इवेल्युएशन सिस्टम भी हम जानेंगे, इसमें एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, किस 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 तरीके से इवेल्युएशन होता है, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, तो जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है इसके बारे में भी देखेंगे। और सीबीटी जो होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम, तो इवेल्युएशन सिस्टम में क्या नएपन की जरूरत है, इसके बारे क्या नयापन है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये था हमारा सिलेबस। सभी को समझ आ गया ना क्या क्या देखने पढ़ने वाले हैं हम। उसके बाद तो आज हम करेंगे ये फर्स्ट टीचिंग वाला कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और लेवल ऑफ टीचिंग। अच्छा, तो जो ये वर्ड है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है ये देखते हैं। टीचिंग का मतलब होता है कि ये टीचिंग एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है, मतलब एक व्यक्तिगत संबंध होता है। किस किस के बीच में व्यक्तिगत संबंध होता है, दो लोगों के बीच में। और वो दो लोग कौन होते हैं, अध्यापक और शिक्षक, और जो विद्यार्थी, स्टूडेंट और टीचर, इन दोनों के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इससे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होती है, मतलब जो विद्यार्थी होता है उसके व्यवहार में बदलाव आता है। अगर व्यवहार में, विद्यार्थी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब वहां पे टीचिंग हो ही नहीं रही है। और दूसरा वर्ड होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड होता है इट इज नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, मतलब योग्यता। तो अगर हम टीचिंग और एप्टीट्यूड इन दोनों शब्दों को मिला करके देखें तो इनका मतलब क्या हो गया कि टीचिंग एप्टीट्यूड इज नेचुरल एबिलिटी टू टीच। मतलब अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड ये वर्ड अगर क्लियर हो गया तो आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि हमें ये सब्जेक्ट, ये यूनिट पढ़नी क्यों है। क्योंकि ताकि हम अपनी जो नेचुरल एबिलिटी, जो पढ़ाने की जो नेचुरल एबिलिटी है, योग्यता है, उसको विकसित कर सके, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का ये अर्थ होता है। और उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं अलग अलग लोगों ने। तो जो सबसे पहली परिभाषा यहाँ पे दी हुई है वो है एच.सी. मॉरिसन, इन्होंने दी थी। इनके अनुसार टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड द लेस मैच्योर वन। तो इसके अंदर
मॉरिसन के अनुसार एक तो होता है मोर मैच्योर और एक होता है लेस मैच्योर। तो जो मोर मैच्योर होता है और लेस मैच्योर, इन दोनों के बीच में एक इंटीमेट कांटेक्ट यानी कि परिपक्व व्यक्तित्व संबंध होता है इन दोनों के बीच में। और इनमें से जो मोर मैच्योर होता है वो किसके अंदर बदलाव लेकर के आता है? लेस मैच्योर में। उसके बाद जैक्सन जैक्सन के अनुसार टीचिंग इज अ फेस टू फेस इनकाउंटर्स बिटवीन टू और मोर पर्सन। मतलब हो सकता है कि एक अध्यापक है और वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक को ही टीच कर रहा है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। टीचिंग इज अ फेस टू फेस। अब देखो, आप इसको याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि जैक्सन है, जैक्सन से ये वर्ड याद रख सकते हो फेस टू फेस, ताकि आपको थोड़ा ये इस तरीके से और भी अपना तरीका लगा के याद कर सकते हो कि ऐसे याद रह जाए कि जैक्सन की डेफिनेशन में क्या था, मॉरिसन की में क्या था। मॉरिसन की में इंटीमेट कांटेक्ट बिटवीन मोर मैच्योर लेस मैच्योर, जैक्सन की में फेस टू फेस इनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन। उनमें से एक टीचर होता है और एक दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अंदर बदलाव, जिनके पर्सनैलिटी में, जिनके व्यवहार में बदलाव लाया जाता है। आप लोगों को समझ आ रहा है ना? यस मैम। ओके, ठीक है। तीसरी जो परिभाषा है वो दी गई है जेबी होफ एंड जेम्स के डंकन। तो इनके अनुसार जो टीचिंग है उसके अंदर 4 फेजेस होते हैं टीचिंग के। हालांकि यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे 3 ही फेज दिए गए हैं। कौन कौन से 3 फेज? करिकुलम प्लानिंग फेज, इंस्ट्रक्टिंग फेज और तीसरा है इवेलुएटिंग फेज। और बीच में कई जगह पे एक और फेज को ऐड कर दिया जाता है इंस्ट्रक्टिंग फेज के बाद, मेजरिंग फेज। मतलब एक तरीके से वो इवेलुएशन के अंदर ही आ जाता है कि बच्चे की ये चीज देखना कि उसे कितना समझ आ रहा है, उसकी प्रोग्रेस को मेजर करना। तो एक ये भी फेज होता है। तो करिकुलम प्लानिंग फेज, जिसके अंदर जो करिकुलम होता है उसको उसको प्लान करा जाता है। इंस्ट्रक्टिंग फेज, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। और इवेलुएटिंग फेज, जिसके अंदर जैसे टेस्ट हो गया, किसी भी तरीके का क्विज हो गई, तो इवेलुएशन इसमें आता है, इवेलुएशन फेज में ये आता है। और उसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है एनल गेज। इसको डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब कौन बताएगा? कोई भी? डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी प्रजातंत्र। मतलब लोकतंत्र। हाँ जी। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता का शासन होता है। हाँ, मतलब तानाशाही नहीं होती है डेमोक्रेसी में। तो ऐसे ही इसके जो एनल गेज की जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि टीचिंग इज इंटरपर्सनल रिलेशन, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। मतलब कि ये दो लोगों के बीच में इंटरपर्सनल होता है ये, और इसके अंदर एक का एम होता है दूसरे के बिहेवियर में बदलाव लेकर के आना। तो मतलब कुल मिलाकर ना ये सारी की सारी डेफिनेशन एक ही बात बार बार बोल रही है। अगर आपको मेन इसका ये समझ आ गया ना कि ये दो लोगों के बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है, जिनमें से एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, और इसका उद्देश्य होता है स्टूडेंट के बिहेवियर में बदलाव लेकर आना। अगर आपको ये इतनी सी बात समझ आ गई तो बस ये जितनी भी डेफिनेशन दी गई है इनको बस आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आता है एनल गेज के बाद कलर की डेफिनेशन। टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज that are designed and performed to produce change in students behavior। तो मतलब टीचिंग के अंदर इस तरीके की गतिविधियां होती हैं जिनको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है जिससे कि जो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर है, उसके अंदर बदलाव आए। वही बात बोल रखी है सारी डेफिनेशंस में घुमा फिरा कर।
ये डेफिनेशंस क्लियर है आपको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टीचिंग कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू 3 व्यू पॉइंट। तो इसके अंदर ये 3 दृष्टिकोण दिए गए हैं शिक्षण के। तो सबसे पहला दृष्टिकोण है वो है अथॉरिटेरियन, सत्तावादी। तो ये जो अथॉरिटेरियन है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अथॉरिटी है यहाँ पे। और अथॉरिटी कौन है? टीचर है। तो ये टीचर सेंटर्ड, इसके अंदर ये टीचर सेंटर्ड होता है। और अगर टीचर सेंटर्ड है तो मतलब बच्चे अपना माइंड यूज नहीं कर रहे, और अपना माइंड यूज नहीं कर रहे इसका मतलब ये थॉटलेस टीचिंग है। उन्हें बस जैसा बताया जा रहा है वैसा ही उन्हें करना है। और तो ये सत्तावादी शिक्षण होता है जिसके अंदर टीचर सेंटर्ड होता है और थॉटलेस टीचिंग होती है, विचारहीन शिक्षण। उसके बाद जो अगला है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, जिसके अंदर डेमोक्रेसी होती है। मतलब ये टीचर सेंटर्ड भी है और स्टूडेंट सेंटर्ड भी है, दोनों की चल रही है। और ये थॉटफुल टीचिंग है। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अध्यापक कुछ भी थोप रहा है कि बस तुम्हें ये याद करना है, ये पढ़ के आना है। सिर्फ ऐसा नहीं है, बच्चे अपना भी, उनकी भी डेवलपमेंट हो रहे है, अपना माइंड भी यूज कर रहे हैं, वो सोच विचारशील है। तो ये आते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग के अंदर। उसके बाद लास्ट है लाइसेंस फेयर। इसके अंदर ये टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। मतलब जो टीचर होता है ना, वो सिर्फ एक तरीके से बस एक गाइड के तरीके से होता है। बाकी जो मेन रोल होता है वो स्टूडेंट का होता है। और ये हाईली थॉटफुल एक्टिविटी है। मतलब एक तरीके से जो हायर लेवल पे जो टीचिंग आती है ना, वो लाइसेंस फेयर के अंदर आती है, जिसके अंदर जैसे रिफ्लेक्शन डालना होता है आपको, और विचार करना होता है। मतलब किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचना होता है। तो उसके अंदर वो लाइसेंस फेयर के अंदर आती है। ये थे टीचिंग के 3 दृष्टिकोण। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो आप में से कोई बताएगा कि क्यों पढ़ाया क्यों जाता है? आपको क्या लगता है? कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बता सकते हो। नॉलेज बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल। ठीक है, और मैम कोई? चरित्र व्यवहार लाने के लिए, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए, और छात्रों का ज्ञान बढ़ाने के लिए। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही है, मतलब जो लर्निंग चली आ रही है, उसे आगे बढ़ाने के लिए, आगे की जनरेशन में लाने के लिए। हम्म। उनके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है और उसको भी बाहर निकालने का काम टीचिंग करती है समहाउ। जी नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना और संस्कारित बनाना। जी, आप लोगों ने सभी ने बहुत सही से बताया है, काफी अच्छा। तो देखते हैं कि टीचिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि आप लोगों ने बता ही दिए हैं, लगभग जो भी इसमें दिए गए हैं ना, लगभग आपने बता दिए हैं। तो सबसे पहला है कि टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज एंड डाटा। मतलब नई नई चीज़ों के बारे में उनको जानकारी देना, नए नए फैक्ट्स बताना, ये सब ये टीचिंग का, शिक्षण का उद्देश्य है। और टू शेप कैरेक्टर एंड बिहेवियर। अब जैसे जैसे जो वैल्यूज होती हैं, अलग अलग मूल्य होते हैं और अलग अलग स्किल्स होती हैं, जब इनको जब सिखाया जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति के चरित्र का और उसके व्यवहार, इन दोनों का निर्माण होता है। अब जैसे अगर हम 2 लोगों को देखते हैं, एक तो है वेल एजुकेटेड और एक है कि जो नहीं है, तो उन दोनों की पर्सनैलिटी में ही हमें अंतर साफ दिखाई दे जाता है। उनके बोलने के तरीके में, उनके आचार विहार में वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो उनके बीच में अंतर किया जा सकता है। तो मतलब कि शिक्षा कैरेक्टर और बिहेवियर, इन दोनों को शेप अप करती है। उसके बाद है फोस्टर इंडिपेंडेंस। और जब बच्चे, विद्यार्थी होता है, जब कोई स्टूडेंट होता है, जब वो
सोचना सीखता है, लाइक क्रिटिकली सोचना सीखता है, कि चीजों की आलोचना उनको मतलब उनको क्रिटिसाइज करना सीखता है और अपना दिमाग यूज करना सीखता है। तो मतलब जब पढ़ते हैं तो दिमाग खुलता है और ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी मान लेंगे, मतलब हम चीजों को तर्क के साथ मानते हैं और एक तरीके से इंडिपेंडेंस आती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है जब हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, बच्चे मोटिवेट भी होते हैं टीचिंग के द्वारा। और टू नर्चर क्रिएटिव थिंकिंग, बिल्कुल उनके अंदर उनकी जो रचनात्मक सोच होती है उनको भी बढ़ावा मिलता है। टू डेवलप सोशल स्किल्स, और सोशल स्किल्स भी सीखने को मिलती हैं टीचिंग से, कि किस तरीके का समाज में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। ये सब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक कैसा होना चाहिए। आप लोग बताइए कैसा होना चाहिए एक अच्छा अध्यापक। जैसे कि मैम धैर्यवान होना चाहिए और लीडरशिप होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए और प्रभावी लक्षण होने चाहिए उसमें, और कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, और क्लास में आए तो तैयारी के साथ आए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। तो ये जो इन्होंने बताई है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक अध्यापक के अंदर। सबसे पहली है इम्पैथी यानी सहानुभूति, कि मतलब अगर कुछ कोई विद्यार्थी है उसको कुछ भी कहने में हमें ये नहीं है कि उसका जो नजरिया है उसका पर्सपेक्टिव है उसको हम समझ ही नहीं रहे, बस ऐसे ही उसको ऊपर कुछ भी अपनी बात को थोप रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अध्यापक के अंदर सबसे बड़ी वन ऑफ द बड़ी क्वालिटी की उसके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। और लीडरशिप, अब अगर टीचर एक अच्छा लीडर होगा, मतलब कि अगर मान लो कुछ भी अचीव करना है, कोई भी गोल है, और टीचर को ऐसे पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो एक कैसे बच्चों को उस गोल की तरफ आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो नेतृत्व की जो स्किल है वो टीचर के अंदर होनी चाहिए। पेशेंस, अब हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको समझ में ना आता हो, या फिर जिनको अलग तरीके से समझ में आता हो, बार बार समझाने पर भी उनको समझ में नहीं आ रहा, तो अगर टीचर अपनी पेशेंस खो देगा तो ये एक अच्छी निशानी नहीं है कि एक अच्छे टीचर की। पेशेंस टीचर में होनी चाहिए। पैशन, उनका जो टीचिंग का जो उनका जो प्रोफेशन है और वो जो पढ़ा रहे हैं, वो जो सब्जेक्ट है, उस चीज के प्रति, उस प्रोफेशन के प्रति उनका पैशन होना चाहिए। और इफेक्टिव गोल सेटिंग, उनके अंदर ये कला भी होनी चाहिए कि उन्हें गोल सेट करना आना चाहिए, अपने लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी। अपने लिए भी कैसे, कि वो कैसे अपनी टीचिंग स्किल्स को कैसे किस तरीके से गोल बना सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी उन्हें उनके अंदर ये कला होनी चाहिए कि उन्हें गोल सेट करना आना चाहिए इफेक्टिवली। क्लियर कम्युनिकेशन, और जो कम्युनिकेशन है, टीचर अगर अच्छे से नहीं बता पा रहा है तो वो तो बिल्कुल भी एक अच्छे शिक्षक की कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुई। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए। बच्चों को समझना भी, उनके उनके जो जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, या फिर जिस तरीके से उनका जो बॉडी पोस्चर है, वर्बल, मौखिक, और मतलब हर तरीके की भाषा बच्चों को समझना, वर्बल भी नॉन वर्बल भी, तो ये सारी स्किल टीचर के पास होनी चाहिए। एक्टिंग एज अ रोल मॉडल, अब देखो अगर एक कोई दो टीचर है, मान लो कि एक तो दोनों योगा टीचर हैं, उनमें से एक है जिनके चेहरे पे, एक ऐसे योग गुरु हैं जिनके चेहरे पे अलग ही चमक है, और उनको देख के ही लगता है कि हाँ इनकी जो जीवन शैली है वो बिल्कुल वो एकदम योग में डूब चुके हैं। और जो दूसरे हैं उनको देख के ही आलस आ रहा है कि वो बहुत ही आलसी किस्म के दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए जो रोल मॉडल होगा ना, हम चाहेंगे वो हमें इंस्पायर करेंगे कि हम भी उनकी तरह बने। तो जब टीचर एक रोल मॉडल होता है तो बच्चे और ज्यादा सीखने की तरफ
और ज्यादा क्यूरियोसिटी से भरे होते हैं और ज्यादा उनकी बातों को मानते हैं। उसके बाद आता है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो टीचर होता है, उसको जो भी परिस्थिति, अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है क्लासरूम में या फिर कुछ भी ऐसा सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए। और एक टीचर को हमेशा अपनी उनका जो पढ़ाने का तरीका है उसमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। प्रिपरेशन, अब टीचर को पहले से अब पूरा प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि उसे ये तरीका यूज करना है क्लास में, ये इस तरीके से पढ़ाना है, ये मटेरियल यूज करना है। पूरी प्रिपरेशन के साथ ही टीचर को क्लासरूम में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि उन्हें कुछ पता भी नहीं है वो क्या करने वाले हैं क्या नहीं, उनके माइंड में ही वो क्लैरिटी नहीं है और वो क्लास में आएंगे तो फिर वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो एक अध्यापक को अपना आत्मचिंतन भी करना चाहिए। उनका जो पढ़ाने का तरीका है उससे कितने बच्चों को समझ आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है, उनको क्या चीजों में बदलाव करने की जरूरत है। तो ये पूरा एक आत्मचिंतन उनको अपने पढ़ाने के तरीके, अपने अपनी पूरी टीचिंग पे, क्लासरूम पे, बच्चों पे ये देखना चाहिए आत्मचिंतन कर कर। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो जो सबसे पहली जो स्किल होनी चाहिए एक टीचर के पास वो है लर्नर की, कि उसे इस तरीके का होना चाहिए। उसे पहले एक अध्यापक बनने से पहले एक स्टूडेंट बनना जरूरी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए। अगर आप खुद ही, अगर एक अध्यापक खुद सीखने की ओर अग्रसर है तभी वो दूसरे बच्चों को भी, तभी वो उनसे इंस्पायर हो पाएंगे। प्रोमोटिंग अ लव ऑफ लर्निंग, तो अगर खुद ही, अगर वो एक लर्नर है तभी वो अपने जो लव ऑफ लर्निंग है उनका वो प्यार उनकी पढ़ाने के तरीके में भी दिखेगा, तो वो अपने आप ही प्रमोट हो जाएगा। तो सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक एक टीचर में होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो ये दी गई है शिक्षण की विशेषताएं दी गई हैं। सबसे पहली विशेषता है इट हैज डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो शिक्षा के अलग अलग स्तर होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे अभी उनको डिटेल में। इट टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। तो जो शिक्षण का जो वातावरण होता है ना वो हमेशा गतिशील होता है। गतिशील कैसे होता है? जैसे कि टीचर कुछ पढ़ा रहा है और बच्चे हैं, जो विद्यार्थी होते हैं वो सुन रहे होते हैं, वो रिस्पोंड कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ समझ आ रहा होता है तो कुछ रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, अगर नहीं समझ आ रहा है तो कुछ पूछ रहे होते हैं, फिर अध्यापक उनसे कुछ पूछ रहे होते हैं। तो मतलब ऐसे ये लगातार चलता रहता है, ये डायनामिक इन्वायरमेंट में टीचिंग होती है। फिर उसके बाद आता है इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। तो जो शिक्षण है वो ये शिक्षा, शिक्षण, निर्देश, प्रशिक्षण, इन तीनों से ही रिलेटेड है, इन चारों से ही रिलेटेड है। इट इज एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। अब पढ़ाना एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर अध्यापक को भी तो अपनी बुद्धि का यूज करना होता है, प्लान करना होता है कि इस तरीके से ये करना है, ये करना है, तो उनकी इंटेलेक्ट का यूज होता है इसमें। ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। देखिए, ये आर्ट और साइंस दोनों कैसे है कि जैसे कि साइंस तो ऐसे हो गया कि कोई भी फैक्ट है, मान लो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं तो वो फैक्ट्स को पढ़ा रहे हैं जैसे कि तैसे वो है। और आर्ट ऐसे कि टीचर उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके पढ़ा सकते हैं। मतलब अगर कोई तरीका टीचर को सही लग रहा है कि इस बच्चे के लिए इस तरीके को यूज किया जाए, इसको बताने के लिए ये तरीका यूज किया जाए, तो वो अपनी तरीके से अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। और जो फैक्ट्स होते हैं उनको समझाने के लिए अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। इसलिए ये आर्ट और साइंस दोनों है, कला और विज्ञान, टीचिंग दोनों है। उसके बाद
इट इज अ सोशल सर्विस। तो पढ़ाना एक सोशल सर्विस है। एक तरीके से जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो एक उसको ओवरऑल उस विद्यार्थी का डेवलपमेंट होता है, उसकी ग्रोथ होती है, वो समाज में एक अच्छा इंसान बनता है, एक बेहतर इंसान बनता है। तो एक तरीके से ये सोशल सर्विस भी है। इट इंक्लूड्स लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। तो टीचिंग के लिए बहुत लंबा पढ़ना पड़ता है। जैसे कि हम पहले अपनी डिग्री करते हैं, फिर उसके बाद 3 साल 5 साल उस डिग्री को करने के बाद फिर टीचर ट्रेनिंग करते हैं। तो इस तरीके से टीचिंग करने के लिए लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो टीचिंग है वो हमेशा चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है, हमेशा टीचिंग चलती रहती है, हम हमेशा सीखते रहते हैं। टीचिंग इज अ प्रोफेशन, और टीचिंग एक प्रोफेशन है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट में तो पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक है, तो हम अगला लेवल्स ऑफ टीचिंग और शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, आखिरी में मैं आप लोगों से पूछूंगी। तो ये 3 शिक्षा के स्तर हैं। सबसे पहला है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर। तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर। तो इनमें से जो मेमोरी लेवल होता है वो सबसे नीचे वाला स्तर होता है। उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब पहले चीजों को मेमोराइज करा जाता है और फिर मेमोराइज करने के बाद हम उनको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और अंडरस्टैंड करने के बाद उनके ऊपर चिंतन करते हैं और ज्यादा। तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल इस तरीके से सबसे हाईएस्ट हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब जो रिफ्लेक्टिव लेवल मेमोरी लेवल होता है वो टीचर सेंट्रिक होता है। कैसे टीचर सेंट्रिक होता है? क्योंकि इसके अंदर हमें बस टीचर जो बता रहा है वही पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ अपना दिमाग यूज करना ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, इसके अंदर हम सब्जेक्ट के ऊपर मेन फोकस होता है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। और जो रिफ्लेक्टिंग लेवल होता है उसमें टीचर का कुछ ज्यादा रोल नहीं होता है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। इनको हम देखते हैं अभी डिटेल में। सबसे पहले मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर में ये किसने दिया था? हर्बर्ट ने। इसको याद रखना है, हर्बर्ट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल। उसके बाद रोल ऑफ टीचर, इसके अंदर जो टीचर होते हैं उनका रोल मेन होता है, प्राइमरी रोल होता है, प्राथमिक भूमिका शिक्षक की रहती है, और स्टूडेंट इज सेकेंडरी। और जो विद्यार्थी होते हैं वो गौण रूप से होते हैं, उनका मेन रोल नहीं होता है। जैसा जैसा बताया जा रहा है बस वैसा वैसा करना है, अपना दिमाग यूज ही नहीं करना, सिर्फ याद करना है, क्रैम क्रैम करना होता है, बस रटना होता है। टीचिंग एट दिस लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट लेवल। तो सबसे लोएस्ट लेवल पे मेमोरी लेवल आता है, सबसे निचला स्तर। और थिंकिंग एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। हाँ, विद्यार्थी के सोचने की क्षमता कोई भूमिका नहीं निभाती इसमें। स्टूडेंट ओनली क्रैम द फैक्ट्स, फॉर्मूलाज, इंफॉर्मेशन एंड लॉज दैट आर टोट टू देम। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रटना है, जो भी तथ्य बताए जा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो भी उनको लॉज बताई जा रही है, हर चीज को बस उन्हें रटना है। जैसे कि क्लास में हम जब छोटे थे तो क्या करते थे, ABCD भी रटनी होती थी, हमें कुछ नहीं पता था हम क्यों कर रहे हैं, क्या करना है, बस हमें रो धो के वो याद कराई जाती थी, रटवाई जाती थी। टेबल याद करो, ABCD याद करो, क ख खड़े याद करो, ये सारी चीजें हमें रटवाई जाती थी। तो वो मेमोरी लेवल में थी। द स्टडी मटेरियल इज प्री प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो इसके अंदर हमें कोई ऐसे नहीं होता कि हमें किसी तरीके कोई बदलाव करके या कोई क्रिएटिविटी करके कुछ दिखाना है। मतलब हम जो टीचर होता है वो स्टडी मटेरियल को पहले से प्री प्लान्ड रखता है और उसको एक सीक्वेंस में लगा के रखता है। मतलब वो सीक्वेंस में होता है, उसके अंदर किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं करना। जैसे अगर हम टेबल सीख रहे हैं तो टेबल के अंदर ये नहीं है ना कि हमें ये सिखाया जाएगा कि 2 5 या 15, ऐसा तो नहीं होगा ना।
अब जैसे वो है वैसे का वैसा ही, वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड वैसे का वैसा ही रहता है और एक सीक्वेंस में रहता है। और मेमोरी लेवल के अंदर जिन इक्विपमेंट्स का यूज करा जाता है वो है विजुअल, मतलब जो दृश्य होते हैं, ऑडियो, ऑडियो जो हम सुनते हैं, ऑडियो विजुअल जो जैसे वीडियोस होती हैं, दिखाई भी देती हैं सुनाई भी देती हैं, मॉडल्स, चार्ट, पिक्चर, टीवी, रेडियो, इन सब का यूज करा जाता है। ये कुछ, और उसमें इवेल्युएशन सिस्टम का जिसमें इसमें यूज होता है मेमोरी लेवल में वो है ओरल और रिटन, और ऐसे टाइप इसके अंदर ये लिखा हुआ है पर ये सही नहीं है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो ऐसे नहीं होता था ना कि हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हो। उस टाइम पे तो सिर्फ ऐसे ही होता था, या तो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स भी हुआ करते थे, ओरल रिटन ये सभी होता है। तो ओरल रिटन ही आएगा इसके अंदर, ऐसे टाइप नहीं आएगा। ये है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल क्लियर है सभी को? ओके। अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है उसके बाद। अच्छा, मेमोरी लेवल किसने दिया था? हार्वर्ड थे। हार्वर्ड में। बहुत बढ़िया। और अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है मॉरिसन ने, ये इसके मेन प्रोपोनेंट है। द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ अ हायर क्वालिटी। अब मेमोरी लेवल से थोड़ी हाई क्वालिटी की टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है, इसकी गुणवत्ता उच्च होती है। इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसका फोकस ये क्या है, सब्जेक्ट सेंट्रिक है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसका फोकस होता है ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, विषय की महारत पर केंद्रित होता है। At this level, the teacher explains the student about the relationship between the fact and principles and teaches them how they can apply this principle. तो जैसे हमने न्यूटन की कोई भी लॉ पढ़ी कि every action and has equal and opposite reaction, तो हम इसको अप्लाई भी करना सीखते हैं कि इसका हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है इसके अंदर हमने जो पहले जो भी फैक्ट्स जिनको रटा है, याद करा है, उनको हम समझना सीखते हैं कि इनका क्या यूज है, इनको कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे जो भी ABCD और टेबल ये सब होता था, हमें पहले नहीं पता होता था जब हम याद करते थे कि इनका क्या यूज है, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हमें कराई गई तो हमें समझ आने लगा कि अच्छा इनकी ये एप्लीकेशन है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में है। और इसमें टीचिंग इक्विपमेंट्स जो यूज करी जाती हैं, ये कुछ, ये बस आप एक बार देख सकते हैं, बाकी ये इक्विपमेंट्स इतना कुछ खास नहीं है इसमें। विजुअल, ऑडियो, ऑडियो विजुअल एड्स, मॉडल्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, टीवी, रेडियो, यही सब इसमें यूज करी जाती हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में। और इसमें इवेल्युएशन कैसा होता है, ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के थ्रू इवेल्युएशन करा जाता है। अब हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है तो इसके अंदर थोड़ा सा हाई लेवल होगा, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे टाइप आंसर्स देने होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये याद रखना है। इसमें किस में होता है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद लास्ट जो आता है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है हंट ने। हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, और ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। जो सबसे पहला था वो था मेमोरी लेवल, उसके बाद हाई जो आया वो आया अंडरस्टैंडिंग लेवल, और अब जो सबसे ज्यादा हाई है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर। इसके अंदर बोथ ULT एंड MLT, इसके अंदर ये दोनों आते हैं, ULT अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये दोनों लेवल्स आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल में। कैसे आता है, जैसे कि हम पहले कोई भी चीज हम जब पढ़ते हैं तो पहले हम उसकी मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें उन फैक्ट्स को याद करना पड़ता है कि ये हुआ था, ये ऐसे होता है। तो हमने उन फैक्ट्स को याद करा, फिर हमने वहां से उसको और थोड़ा अंडरस्टैंड करा, उनको कैसे अप्लाई करा जाता है ये सीखा। फिर उसके बाद और ज्यादा हम उनके ऊपर चिंतन करते हैं, तो मतलब कि
सिर्फ पहले मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल का होना जरूरी है, तभी रिफ्लेक्टिव लेवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा होगा, छोटा बच्चा, और उसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे टीच करना शुरू कर दें तो उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये दोनों पहले होने चाहिए, उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। इट इज प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच, तो मतलब कि यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। इसके अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाता है। हम किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं, जैसे कि पीएचडी होती है। अब इसके अंदर पीएचडी में क्या करते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या हमारे सामने होती है जिसे हमें सॉल्व करना होता है, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल में आती है। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसके अंदर हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, इसलिए इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। इसमें हम चीजों के बारे में गहराई से सोचते हैं। और एट दिस लेवल द स्टूडेंट इज मेड टू फेस अ रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो अगर कोई रियल प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो ये एक एप्लीकेशन हो गई रिफ्लेक्टिव लेवल की, कि इससे हम जैसे कि एक पीएचडी में कोई भी स्कॉलर होता है, वो जो रिसर्च करते हैं, उससे क्या होता है, कोई ना कोई लोगों की लाइफ में, सोसाइटी में कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो मतलब ये रिफ्लेक्टिव लेवल की एप्लीकेशन हो गई। आगे देखते हैं। द एम इज टू डेवलप द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्नर्स सो दैट दे कैन सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइव्स बाय रीजनिंग, लॉजिक, इमेजिनेशन एंड लीड सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइव्स। इसका उद्देश्य होता है कि चिंतनशील, रिफ्लेक्टिव लेवल से जो विद्यार्थी होते हैं, वो चिंतनशील, उनकी जो चिंतनशील शक्ति होती है, चीजों के ऊपर रिफ्लेक्ट करने की पावर होती है, वो डेवलप होती है। और जिससे कि उनकी जो लाइफ है वो और ज्यादा हैप्पी और सक्सेसफुल बन सके। और इसके अंदर जो इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन, वो किस तरीके से किया जाता है। एसे टाइप टेस्ट इज यूज फॉर इवेल्युएशन। तो इसके अंदर ऐसे टाइप होता है। और एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट आर ऑल्सो इवेल्युएटेड। तो इसके अंदर सिर्फ यही नहीं देखते कि बच्चे को कितना याद है कितना नहीं, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी है उसको, उसका एटीट्यूड भी टेस्ट होता है, उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो भी टेस्ट होता है, उसका जो ये सब चीजें होती हैं, एटीट्यूड, बिलीफ, ये सब भी टेस्ट होती हैं रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो ये 3 स्तर हैं। अगर आपको इनमें कोई भी पॉइंट, कहीं भी कोई कुछ समझ ना आए तो पूछ सकते हो। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा है वो आप लोग बताएंगे। हमने क्या क्या पढ़ा है आज, पहले तो ये बताइए, कौन बताएगा। किसने मैम मैं जया बताऊं? प्रजापति जी, हाँ जी प्लीज बताइए। मैम सबसे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग और एप्टीट्यूड का हमने उसका मीनिंग देखा कि टीचिंग और एप्टीट्यूड के अलग अलग मीनिंग को समझा। उसके बाद फिर हमने डेफिनेशंस को समझा। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखने के बाद फिर हमने विशेषताओं को देखा, उनके उद्देश्य को देखा, उन्हें समझा। उसके बाद उनके लेवल्स को समझा। ओके। और अच्छा, मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग कौन बताएगा, क्या होता है। जया मैम चौधरी जी, हाँ जी। मैम टीचिंग का अर्थ होता है जैसे शिक्षक और छात्र के बीच में जो एक पर्सनल रिलेशन होता है ना, वो तो होता है टीचिंग। जी,
और एप्टीट्यूड मीन्स मतलब कि योग्यता, जिसमें नेचुरल एबिलिटी होती है, कुछ करने की अक्षमता होती है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जो 3 दृष्टिकोण थे टीचिंग के, जिनके बेसिस पे परिभाषित किया गया था शिक्षण को, वो 3 कौन-कौन से दृष्टिकोण हैं? कौन बताएगा? मैम एक तो डेमोक्रेटिक था हाँ जी। और एक लाइजर फेयर था। फर्स्ट वाला याद नहीं आ रहा, शायद मैं नोट डाउन करना भूल गई थी। फर्स्ट फर्स्ट वाला, अथॉरिटी। हाँ, अथॉरिटी, वेरी गुड। और जो अथॉरिटेरियन था उसके अंदर क्या होता है? वो टीचर सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है? टीचर सेंटर्ड होता है, उसमें सिर्फ मतलब सत्तावादी होता है, उसमें टीचर की सत्ता होती है, जो कि हम जी प्राइमरी लेवल पर पढ़ाते हैं। बिल्कुल। और डेमोक्रेटिक कैसा होता है? सब्जेक्ट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड दोनों होता है, इसमें बच्चे पढ़ते भी हैं, मतलब दोनों की सत्ता होती है, दोनों थॉटफुल की तरफ टीचिंग। से। जी, जो डेमोक्रेटिक होता है ना, उसके अंदर एक तो टीचर सेंटर्ड होता है और सब्जेक्ट सेंटर्ड, मतलब इसके अंदर फिर भी ये हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, अभी भी टीचर ही मेन रोल प्ले कर रहा है डेमोक्रेटिक में भी। ओके मैम। सब्जेक्ट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड है। हाँ, स्टूडेंट सेंटर्ड किस में होता है? मैम लास्ट वाला लीजर था। स्फीयर में। जी। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे टीचिंग के? ये मैम स्टूडेंट की नॉलेज, स्टूडेंट का करैक्टर, व्यवहार, स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, मोटिवेट करना स्टूडेंट को, क्रिएटिविटी, थिंकिंग। हाँ स्किल, ये सोशल सोशल स्किल्स स्किल्स को डेवलप सिखाना। करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और टीचर के, अच्छे अध्यापक की क्या क्या विशेषताएं हैं? लीडरशिप, कल्याणी पेशेंस, जी। पेशेंट, इफेक्टिव गोल सेटिंग्स। पेशेंट, हाँ पेशेंट होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और लीडरशिप भी अच्छा होना चाहिए, सिंपैथी भी होना चाहिए, सिंपैथी, और सेल्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना। जी। और क्या था? और टीचिंग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? It is a different level, dynamic environment, close related to education, learning, instructions. जी। और बाकी के बचे हुए कौन बताएगा? ये प्रियंका मैम जी। आर्ट के साथ साथ विज्ञान भी है, और ये एक समाज सेवा है, जैसे छात्र का डेवलपमेंट होना इसमें, लर्निंग के माध्यम से। हम्म। और ये लंबी प्रोसेस है, जैसे कि बीए किया, एमए किया, फिर उसके बाद बीएड किया, और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और ये एक आजीविका भी है शिक्षण के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और लेवल्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं? 3 लेवल्स है, मेमोरी लेवल्स, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स और रिफ्लेक्टिव लेवल्स। जी, मेमोरी लेवल में क्या होता है, कौन बताएगा? कल्याणी जी बताइए। जी मैम, मेमोरी लेवल ये लोएस्ट लेवल है, और ये स्टूडेंट क्या स्टूडेंट रोल ऐसे और ये सॉरी मैम हम्म। इसका नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मतलब याद नहीं आ रहा है, इसमें लेकिन ये स्टूडेंट्स के को वो बहुत ज्यादा नई, हाँ, मतलब उनको अरे भूमिका नहीं लो है। लेवल, लो लेवल। हाँ, ये लो लेवल होता है। और इसके अंदर जो मटेरियल होता है
वो पहले से प्री प्लान्ड होता है। ठीक है। और Yes, ma'am. और इसके अंदर किन इवेल्युएशन सिस्टम में क्या यूज करते हैं हम, कौन कौन से तरीके से इवेलुएट करते हैं? ऑडियो, मॉडल, पिक्चर, टीवी, हाँ रेडियो। हाँ, ये तो इक्विपमेंट हो गए। और जैसे कि ओरल, रिटर्न, ऐसे टाइप, इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं इसमें? जैसे मैम रिटर्न, ओरल, निबंध के साथ। ठीक है। वैसे जो इव होता है ना मेमोरी लेवल, उसके अंदर निबंध नहीं होते हैं। ठीक है। ओरल होता है उसमें, ओरल। हाँ, ओरल और रिटर्न भी, दोनों। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो किसने, पहले इसका बताओ, मेमोरी लेवल किसने दिया था? हर्बट ने मेमोरी मैम। लेवल हर्बर्ट ने दिया था। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया? मोरिसन। Morrison ने, मॉरिसन ने। और रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया? Hunter ने, हंट ने। हंट Hunter ने। ने। हंट ने। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में कौन बताएगा? हैंड रेज करिए, मैं पूछती हूँ। जया प्रजापति जी, आप बता दीजिए। मैम ये अंडरस्टैंडिंग लेवल जो मेमोरी लेवल है उससे हाई लेवल होता है। इसमें मतलब जो इसमें मतलब जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें थोड़ी समझने की क्षमता, मतलब उसे किस तरह से लिखना है, कैसे याद करना है, ये समझने की क्षमता आ जाती है। उसके बाद मतलब जैसे बोल सकते हैं मतलब जी, इसके अंदर सब्जेक्ट सेंट्रिक ये होता है। और सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट सेंटर होता है। ठीक है। और इवैल्यूएशन कैसे करते हैं इसमें? एशियंट ऑब्जेक्ट ऐसे टाइप रिलेशन होता करते है। हैं। हाँ। ऐसे टाइप, हाँ रिटर्न। और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं इसमें। यस मैम। जी मैम। चलिए, रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में बताओ, कौन बताएगा? प्रियंका वर्मा जी। मैम ये हंट ने दिया था, और इसलिए ना उच्च स्तर का होता है, सबसे उच्च स्तर का होता है। इसमें ना खुद से सॉल्व करना होता है, जैसे कि पीएचडी लेवल के बच्चे करते हैं ऐसे ही। बिल्कुल। और इसके अंदर दोनों आते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल, दोनों इसके अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल का? स्टूडेंट सेंटर्ड। हाँ ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया। और एक और नाम मैंने बताया। हाँ बिल्कुल, इंट्रोस्पेक्टिव। वेरी गुड। इंट्रोस्पेक्टिव इंटरस्पेक्ट। लेवल ऑफ टीचिंग। तो ठीक है, आज हम यही खत्म करते हैं। प्रेयर कौन कराएगा?